हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए जितने भी एरर्स देखने वाले हैं। एसएससी 2025 में टोटल 82 एरर्स आए हुए हैं जो हम यहाँ पूरे देखने वाले हैं। अगर आप 2026 में एसएससी की कोई सी भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये वीडियो सीरीज़ मिस नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे पीवाईक्यू के साथ पूरा फाउंडेशन कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। और द कंप्लीट कोचिंग के साथ जो हमने सीरीज़ लॉन्च की है, यहाँ इसका हर एक वीडियो या हर एक क्लास आपको 2026 के लिए डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। और जिन बच्चों का फाउंडेशन कंप्लीट नहीं है वो इंग्लिश फाउंडेशन 26-27 का क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डेली यूट्यूब पर चल रही है। तो शुरू करें। आज का पहला सवाल देखते हैं। तो आज का पहला सवाल है, नाइदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर वर रेडी फॉर द सडन फायर ड्रिल लीडिंग टू अ मोमेंट ऑफ कन्फ्यूजन बिफोर एवरीवन इवैक्यूएटेड। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो नाइदर का पेयर होता है वो नोर के साथ बनता है और आइदर का पेयर और के साथ बनता है, और ये दोनों पेयर कंजक्शन है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे नाइदर और नोर के साथ जो भी नाउन आएगा, आइदर और नोर और के साथ या नाइदर या नोर के साथ, तो जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है या जो वर्ब आने वाली है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आने वाली है, वो किसके अनुसार आएगी? वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। जो पास में रहेगा, जो नियरेस्ट रहेगा, उसके हिसाब से आएगी। जैसे कि क्वेश्चन में देखते हैं कि नाइदर द स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स, और नोर द टीचर। तो जैसे ही हमने देखा पेयर कंजक्शन में जो नियरेस्ट रहेगा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब उसके हिसाब से आएगी। तो वर्ब जो है वो किसके लिए आएगा? वो आएगा टीचर के लिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि टीचर जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो एरर हमारे कौन से पार्ट में है? एरर है हमारे सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The profound implications of the burgeoning quantum theories, a field still largely inscrutable to the uninitiated, remains the contentious subject amongst the most eminent physicists engaging in spirited academic discourse. आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी, लेकिन हम फिर भी पूरी जोश के साथ क्लास को ख़त्म करेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। जैसे सेकेंड क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन हमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला फ्रेज, वर्ड जो भी होता है वो ऑब्जेक्टिव बनता है या ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ आती है, यानी वर्ब जो होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ आती है। वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आती, हमें ये बात ध्यान रखना है। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ ऑफ लगा हुआ है, तो ये सारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है। लेकिन हमें हमारे सेंटेंस या हमारे क्वेश्चन का सब्जेक्ट पहचानना है। तो द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, जो ये लिखा हुआ है द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, ये हमारे सब्जेक्ट का, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये किस तरह का सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि इम्प्लीकेशंस लगा हुआ है। तो हमारा सब्जेक्ट हमें समझ आया। अब हमें वर्ब देखना है। बर्जोनिंग क्वांटम थ्योरीज, यानी क्वांटम थ्योरीज के प्रभाव की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्वांटम थ्योरीज के प्रभाव की बात हो रही है, और ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये केवल जो अपना क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए दिया है। ये वाला सेंटेंस क्वेश्चन को केवल बड़ा बनाने के लिए दिया है।
और यहाँ पे लिखा है रिमेन्स। अब ये जो वर्ब है ये किसके लिए आई होगी? यहाँ पे तो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है जो हमने ऊपर देखा और प्लूरल है, तो ये जो वर्ब है इसको भी प्लूरल आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस को हटा देंगे, यानी यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि एस या ई एस आएगा वर्ब के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था, जिसमें हमें पहचानना था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और द सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, तो वर्ब कौन सी आई? रिमेन, ना कि रिमेन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मीरियड चैलेंज। अब ये मीरियड क्या है यहाँ पे? इसका मीनिंग होता है असंख्य, यानी बड़े मात्रा में, असंख्य। तो मीरियड चैलेंजेस, ठीक है, यहाँ चैलेंजेस की बात हो रही है। कन्फ्रंटिंग मॉडर्न अर्बन प्लानर्स रेंजिंग फ्रॉम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सोशल इक्विटी। अब जैसे यहाँ कोमा से कोमा तक की जो बात है ये किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा क्वेश्चन में, तो यानी ये क्वेश्चन को केवल लंबा चौड़ा बनाने के लिए दिखाया गया है, यानी खतरनाक दिखने के लिए। ऑफ्टन डिमांड्स, अब यहाँ पे एक वर्ब दिखी है मुझे, हमें देखना है ये वर्ब किसके लिए आ रही है यहाँ पे? एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू यील्ड इफेक्टिव, बाकी आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हमने देखा कि द मीरियड चैलेंजेस, चैलेंजेस यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, एस लगा हुआ है, और जो हमने वर्ब देखी वो सिंगुलर दे रखी थी, तो हमें एस हटाना पड़ेगा। तो केवल यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी? डिमांड। तो एरर कौन से पार्ट में है? एरर है सेकेंड पार्ट में। द मैनेजर अलोंग विद हर एंटायर टीम एक्सपेक्ट्स। अब अलोंग विथ एक प्रीपोजिशन है और इसके साथ ये ऑब्जेक्टिव केस है, और द मैनेजर है ये क्या है हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो एक्सपेक्ट से आया है ये मैनेजर की वजह से आया है, और मैनेजर सिंगुलर है तो एक्सपेक्ट भी तो सिंगुलर है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन एंड दे शेल सबमिट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है शेल सबमिट्स द फाइनल रिपोर्ट, तो हमारी एरर यहीं पे है। कभी भी मॉडल के साथ हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी आपको मॉडल दिखे तो मॉडल के साथ कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा हुआ है, तो इस एस को हमें हटाना पड़ेगा और सही क्या हो जाएगा? शेल सबमिट। थर्ड पार्ट में एरर है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मॉडल क्या होते हैं? मॉडल होते हैं कैन, कुड, शुड, शेल, विल, मस्ट, ought टू, वुड, इस टाइप की जो भी होते हैं वो मॉडल होते हैं, और इनके साथ हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तो पैसिव में, अगर पैसिव, ये तो एक्टिव था, अगर पैसिव में देखना है तो मॉडल के साथ आता है बीई, बी वर्ब्स और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मॉडल का स्ट्रक्चर, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने दोनों स्ट्रक्चर देखे, और जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने मॉडल के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, और बाकी फाउंडेशन में जब मॉडल चैप्टर पढ़ना है तो उसमें हम पूरा मॉडल अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी आपके क्वेश्चन का एरर आ गया है, क्वेश्चन कौन से पार्ट में था? एरर कौन से पार्ट में था? थर्ड पार्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कमिटीज ऑब्जेक्टिव। पहले तो याद रखो कि ये जो कमेटी की स्पेलिंग याद रखो, कई बार एरर में पूछी गई है, कई बार कमेटी की स्पेलिंग एरर में पूछी जा चुकी है। ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इंक्रीजिंग मेंबरशिप, ठीक है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन चैनल्स एंड टू फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग इट्स डाइवर्स मेंबर। अब इसमें एरर क्या है? तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो पैरेललिज्म का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर यहाँ पे आईएनजी से स्टार्ट हुआ है कि इंक्रीजिंग मेंबरशिप, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन चैनल्स
एन टू फोस्टर, तो यहाँ पे टू फोस्टर नहीं फोस्टरिंग आएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म चल रहा है तो हमें आईएनजी फॉर्म कंटिन्यू रखना पड़ेगा और सब लोग एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना है, टू फोस्टर को हटा के फोस्टरिंग कर देना। ऑप्शन नंबर थर्ड। हमें ध्यान रखना है कि एंड से जुड़े हुए वर्ड दोनों की कैटेगरी सेम होनी चाहिए। अगर दोनों नाउन है तो नाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होने चाहिए। जैसे अभी ऊपर देखा आईएनजी फॉर्म है तो दोनों आईएनजी फॉर्म में होने चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन फॉलो होती है तो उसे हम बोलते हैं पैरेललिज्म। आगे बढ़ते हैं। द यूनिक चैलेंजेस, यूनिक चैलेंजेस की बात हो रही है और ये क्या है, प्लूरल है। ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑफ के बाद प्रोजेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव के सारा है। इंक्लूडिंग इट्स रिमोट लोकेशन एंड द अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न, ठीक है, ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिपोर्ट लोकेशन और अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न के बारे में। फिर है मेक्स इट्स पॉसिबल, मेक्स इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन अ टेस्टामेंट टू द टीम्स रेजिलियंस, ठीक है। तो यूनिक चैलेंज की बात कर रहा है शुरू में, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो मेक्स है। तो अभी हम जब से देखते आ रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, तो यहाँ मेक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी नाउन में अगर एस जोड़ दिया जाए तो वो सिंगुलर से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन वहीं किसी भी वर्ब में एस या ई एस जोड़ दिया जाए तो वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाती है। यानी अगर किसी भी वर्ब में एस या ई एस लगा है तो वो सिंगुलर है, और नहीं लगा है तो वो प्लूरल है। और सब्जेक्ट में उल्टा है कि अगर किसी नाउन में एस या ई एस लगा है तो वो प्लूरल है, और नहीं लगा है तो सिंगुलर है। और ये आपके CGL 2025 में EDQT के द्वारा ही पूछे गए सवाल है। ऐसा कुछ भी नया नहीं है, हर साल सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, जो भी आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट है। जैसे और सीधा सीधा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही सवाल आए। मैक्सिमम सवाल मैंने जब देखा, एनालाइज किया चीज़ों को, तो देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब की ही एरर थी कई सारी। और जैसे कि हमने ये सवाल देखा कि यूनिक चैलेंजेस था, फिर ऑफ द प्रोजेक्ट और इंक्लूडिंग के साथ जो भी जानकारी दी थी ना, ये सारी एक्स्ट्रा जानकारी थी, इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी सवाल में। अगर इस सवाल से इस जानकारी को हटा भी दें इंक्लूडिंग से लेकर, तो सवाल में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। वो केवल एक एक्स्ट्रा जानकारी है उस प्रोजेक्ट के, यूनिक चैलेंजेस जो चैलेंजेस थे प्रोजेक्ट के उनके बारे में बताने होगी। तो सवाल को सिर्फ बड़ा बनाया जाता है, बाकी जो एरर होता है, अगर आपने बिल्कुल पेशेंस से आपने चीज़ों सीखी है तो घबराने की चीज़ बात नहीं है, आप आराम से चीज़ों को निकाल ले जाओगे। द वेनेरेबल इंस्टीट्यूशन एम्स टू बोथ प्रिजर्व एंशियंट, ठीक है, वेनेरेबल इंस्टीट्यूशन एम्स, सिंगुलर सिंगुलर ही है दोनों, टू बोथ प्रिजर्व एंशियंट टेक्स्ट एंड प्रमोटिंग क्रिटिकल। ध्यान रखना पेयर कंजक्शन है बोथ और एंड का, बोथ के साथ हमेशा क्या आता है, एंड आता है। अमंगस्ट इज बर्ज्यूनिंग कमिटी ऑफ यंग रिसर्चर्स, मैंने क्या बताया अभी कि जो बोथ है और एंड है इन दोनों का क्या है, पेयर कंजक्शन बनता है। बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, वर्ब प्रिजर्व, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो अगर पेयर कंजक्शन है तो अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो हमें यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अभी हमने कॉन्सेप्ट पैरेललिज्म का कि पेयर कंजक्शन में स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर बोथ के साथ आया है प्रिजर्व तो हमें एंड के साथ प्रमोट करना है, ना कि प्रमोटिंग। तो हमने सवाल में क्या देखा, हमने देखा कि बोथ एंड के दोनों तरफ एक जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। बोथ के बाद प्रिजर्व है तो एंड के बाद प्रमोटिंग नहीं बल्कि प्रमोट आएगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट
में एरर था इसके। द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। द प्रोफाउंड इम्पैक्ट, यहाँ क्या दिया हुआ है, द प्रोफाउंड इम्पैक्ट, कोई एस या ईएस नहीं लगा इसमें, यानी ये सिंगुलर ही है। ऑफ के बाद जो आने वाली चीज़ है वो ऑब्जेक्टिव केस, ऑन भी एक प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। फिनोमिनल phenomenon universally acknowledged by sociologists are increasingly becoming a topic of interdisciplinary academic debate। फिर यहाँ से कोमा से स्टार्ट हुई ये चीज़ें, अ फिनोमिनल यूनिवर्सली एक्नोलेज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट, यानी ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर हमारी आती है वर्ब, मुझे दिखा आर। अब मैंने देखा कि ये आर किसके लिए आया है, तो ये आर जो आया है ये प्रोफाउंड इम्पैक्ट के लिए आया है, लेकिन प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्या है, ये तो सिंगुलर है, तो हमारी जो वर्ब है ये भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो हम आर की जगह क्या लिखेंगे, आर तो प्लूरल हो जाता है, जिस यू के साथ आता है या दे के साथ आता है या किसी प्लूरल नाउन के साथ आता है, हमें सिंगुलर के साथ यूज़ करना पड़ेगा इज। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ मैं आपको शिफ्ट वाइज जिस भी शिफ्ट में जो एरर आया है वो सारे कंप्लीट करवा रहा हूँ। टोटल 82 एरर्स आए हैं CGL 2025 में। इन एरर्स के बाद हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फीलर सब कुछ देखने वाले, जैसे पूरी ग्रामर आपकी इसी में रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको 2026 में पूरी बेनिफिट करेगी कंप्लीट तरीके से। सी वॉज कॉन्फिडेंट दैट हर प्लान वुड सक्सीड, for it was not only initiative but also it was thoroughly tested by an independent team। मुझे यहाँ दिख रहा है कि not only और but also दोनों पेयर कंजक्शन है, दोनों साथ में आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो not only और but also में जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो एक जैसा होना चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि not only के साथ इनोवेटिव आया है, नॉट ओनली के साथ इनोवेटिव है, तो बट ऑल्सो के साथ थोरोली टेस्टेड आएगा। यहाँ पे जो इट वॉज लिखा है ये एडिशनल या एक्स्ट्रा दे रखा है, यहाँ पे सुपरफ्लोज की कंडीशन बन रही है, और इट वॉज लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा, नॉट ओनली इनोवेटिव बट ऑल्सो थोरोली टेस्टेड, यानी जो इट वॉज है हमें हटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3। What the ancient philosophers believed about the nature of reality and purpose of human existence remain a subject of intense debate among contemporary thinkers। अब यहाँ क्लोज दिया हुआ है, what the ancient philosophers believed about the nature, about एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद आने वाला जो केस है वो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, और एंड से जुड़ा हुआ है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, यानी ये भी अबाउट के लिए आया है। अब यहाँ पे एक वर्ब है रिमेन, अब ये रिमेन किसके लिए आया है, इस क्लोज के लिए आया है कि व्हाट द एंशिएंट फिलोसोफर्स बिलीव, यानी जो एंशिएंट फिलोसोफर थे वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, रखते थे। तो ये एक सोच की बात हो रही है, यानी हम इसको सिंगुलर बना सकते हैं, सिंगुलर मान सकते हैं। तो जब सिंगुलर है कि वॉट द एंशिएंट फिलोसोफर्स बिलीव, यानी जो फिलोसोफर थे एंशिएंट पुराने, वो किस चीज़ में बिलीव रखते थे, तो उसके लिए यहाँ पे रिमेन नहीं आएगा, यहाँ आएगा रिमेन्स। और यहाँ आपको ये भी लग सकता है कि यहाँ पर नेचर ऑफ रियलिटी और पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है, तो आपको यहाँ पे ये लग सकता है कि एंड से जुड़े हुए हैं और दो चीज़ों की बात हो रही है, तो ये प्लूरल भी हो सकता है, और प्लूरल के लिए तो रिमेन सही है, लेकिन यहाँ पे अबाउट लगा हुआ है, इस वजह से हम इसको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। हमारा सब्जेक्ट यही क्लोज होगा कि व्हाट द एंशिएंट फिलोसोफर्स बिलीव्ड, यानी एक सोच, एक तरीका, एक आइडिया जो कि एक सिंगुलर होता है, जिसको हम पूरा सब्जेक्ट मान के चलते हैं, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए एक सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता है जिसमें हमें रिमेन में एस लगाना पड़ेगा, वो रिमेन्स बन जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में, या सुधार की जो आवश्यकता है वो कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में।
11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनरिजॉल्व्ड केसेस and the lack of clear guidelines from the authorities has contributed significantly to the confusion surrounding the recent procedural। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि द इंक्रीज इन द ह्यूमन रिसॉल्व्ड केसेस एंड द लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम द ऑथोरिटीज, और ये जुड़े हुए हैं एंड से, यानी दो चीज़ों की बात हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि दो चीज़ें एंड से जुड़ी है। कौन कौन सी? द इंक्रीज से शुरू होने वाला क्लोज और द लेक से शुरू होने वाला क्लोज। तो जब दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहते हैं तो वर्ब प्लूरल होती है, इसलिए हम यहाँ हैज़ की जगह हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ की जगह हैव का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 3। जैसे यहाँ दो चीज़ें लिखी हुई है, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, यानी यहाँ पर एक आर्टिकल आया हुआ है या एक डिटरमिनर आया हुआ है, तो इसके लिए जो यहाँ पे वर्ब आने वाली है वो सिंगुलर आएगी। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टर है और जो प्रिंसिपल है वो सेम पर्सन है, और यहाँ डिटरमिनर का यूज़ हुआ है द डायरेक्टर के साथ भी और द प्रिंसिपल के साथ भी। तो यहाँ जो दो डिटरमिनर हमें यूज़ करने पड़े, इसका मतलब है यहाँ दो अलग अलग इंसान हैं, यानी डायरेक्टर अलग है और प्रिंसिपल अलग है, और इसके लिए जो वर्ब आएगी वो वर्ब किस फॉर्म में आएगी? प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो वो यहीं पे है कि द इंक्रीज और द लेक, यानी दो डिटरमिनर से शुरू हुआ, यानी दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है, और जब दो अलग अलग चीज़ें एंड से जुड़ी है तो हैज़ की जगह हमने क्या यूज़ किया? हैव का यूज़ किया, और हैव प्लूरल वर्ब है। तो एरर हमने थर्ड पार्ट में देखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स फॉर वेरियस रीजनल पोस्ट वर प्रिपेयर्ड इन हेस्ट। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एरर हमें यहीं मिल गई है, क्योंकि क्वेश्चन शुरू हुआ है द लिस्ट से। लिस्ट क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफ के बाद तो सारा ऑब्जेक्टिव केस आने वाला है। फॉर भी एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वेरियस रीजनल पोस्ट, अब जो वर आया है ये द लिस्ट के लिए है, और द लिस्ट सिंगुलर है, तो हमें वर का यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है वॉस का। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13। ईडीक्यूटी ने बड़े लंबे लंबे छोटे छोटे सवाल पूछे थे इस बार, पर सवालों में कुछ नहीं है, सिर्फ हमें वर्ब और सब्जेक्ट के ही कॉन्सेप्ट देखने को मिले और एक पेयर कंजक्शन का। अभी हमने 13 क्वेश्चन देखे जिनमें हमें केवल 2 ही कॉन्सेप्ट देखने को मिले, और इस बार 2026 में भी देखना ऐसे ही सवाल आएंगे। एग्ज़ाम प्रेशर जो होता है वो बच्चे को घबरा देता है, हमें घबराना नहीं है, हमें आसानी से चीज़ों को सोल्व करना है, समझना है। अगर आपको पहली बार में आप नहीं कर पा रहे रिकॉग्नाइज तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप करके उस टाइम ख़राब नहीं करना है, स्किप कर दो, अगली बार आके वापस देख लो। जब आपका समय निकलता है ना एग्ज़ाम में, तो आपके अंदर बहुत बच्चे का घबराना शुरू हो जाता है। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल एम्फेसाइज्ड दैट इट was not only a lack of funding for extracurricular activities that disheartened students, but the inconsistent support from parents and faculty which despite being crucial for success contribute to a decline in overall participation। ठीक है, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि द प्रिंसिपल emphasized that it was not only a lack of funding for extracurricular activities that disheartened students। आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं बोलने में थोड़ी तकलीफ भी हो रही है। हम चीज़ों को थोड़ा आराम से कर रहे हैं। बट यहाँ बट आया हुआ है, और बट की वजह से क्या है, ये कंजक्शन है, यानी जो आगे आने वाला जो हमारा सेंटेंस यहाँ से बदल चुका है। तो सेंटेंस क्या है? द इनकन्सिस्टेंट सपोर्ट, यानी यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट सपोर्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। फ्रॉम पेरेंट्स एंड फैकल्टी, फैकल्टी और पेरेंट्स के सपोर्ट की बात हो रही है,
तो फ्रॉम के बाद चीज़ें आई है प्रीपोजिशन के बाद, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। विच डिस्पाइट बिंग क्रूशियल, जब भी विच से शुरू हुआ, मतलब विच से शुरू हुआ सेंटेंस है, तो ये उस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है, एक्स्ट्रा जानकारी है, जो कि हमारे सवाल पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रही है। कॉन्ट्रीब्यूट टू अ डिक्लाइन, तो हमने देखा कि द इनकंसिस्टेंट सपोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट आया है, तो कॉन्ट्रीब्यूट तो प्लूरल वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ले हमें कॉन्ट्रीब्यूट में क्या करना पड़ेगा, एस और ई एस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूट्स, CONTRIBUTES, कॉन्ट्रीब्यूट्स। तो इनकंसिस्टेंट सपोर्ट के लिए जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट था, हमने सिंगुलर वर्ब लगाई कॉन्ट्रीब्यूट्स। काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है देखने में, लेकिन है कुछ भी नहीं सवाल में, अगर आप आसानी से चीज़ों को समझ लो। जिस बच्चे ने अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर रखा है उसके लिए मतलब काफ़ी आसान है ये चीज़ें कि पकड़ लेगा, वो कहीं कुछ भी करके हिंट निकाल लेगा। लेकिन जिस बच्चे ने केवल कॉन्सेप्ट रट रखे हैं या शॉर्टकट अपना रखा है कि इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूँ, इतने में हो जाएगा, इतने रूल्स पढ़ लेता हूँ, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उलझ जाता है, क्योंकि वो फिर कॉन्सेप्ट और रूल ही देखता है सवालों में और कुछ नहीं देखता। पर जिसने फाउंडेशन कंप्लीट कर रखा है वो बिल्कुल सही से तरीके से चीज़ों को अपनाएगा, देखेगा और सोल्व करेगा। इसलिए मतलब अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं अगर कोई बच्चा, तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन कंप्लीट करें, कैसे भी करके एक बार फाउंडेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी करो। द प्रपोजल सीक्स टू नाइदर एक्सपेंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज नॉर हायर एडिशनल स्टाफ मेंबर्स until the budget allocation for the next fiscal year is confirmed। खासकर सवाल में कुछ एरर तो दिख ही नहीं मुझे पढ़ने में, लेकिन द प्रपोजल सिक्स नाइदर एक्सपेंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, तो नाइदर के साथ नोर का पेयर बना हुआ है, हायर एडिशनल स्टाफ मेंबर अंटिल द बजट एलोकेशन फॉर द फिजिकल ईयर। द प्रपोजल भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आई है उसके लिए। सिक्स अंटिल यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, एक नया सेंटेंस शुरू हुआ है, द बजट अलोकेशन फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, और बजट अलोकेशन के लिए सब्जेक्ट आई है इज कन्फर्म्ड, यानी सवाल में कोई एरर नहीं है, सवाल नो एरर का है। एक ई ऑप्शन डाल दो नो एरर, या फिर लिख दो यहाँ पे नो एरर। द कमिटी विच ओवरसी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, अब ध्यान रखना है जो विच है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ये प्रोनाउन का एक पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में दो चीज़ें होती है, एक उसके पहले आने वाली और एक उसके बाद आने वाली। जो पहले आता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और बाद में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होती है वो क्या है, वो इस एंटीसीडेंट या रिलेटिव प्रोनाउन के आने वाले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द के हिसाब से आती है। अब जैसे अपना सवाल देखते हैं कि द कमिटी विच ओवरसी, तो जो कमिटी है ये एंटीसीडेंट है और इसके हिसाब से जो ओवरसी वर्ब आई है ये इसके हिसाब से आई है, लेकिन जो कमिटी है वो तो सिंगुलर है, तो ओवरसी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ओवरसी की जगह क्या जाएगा, ओवरसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। The emergence of new infectious variants amid inconsistent global vaccination efforts have, एक काम करो, द इमरजेंस है यहाँ पे, क्या है, द इमरजेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शियस वेरिएंट, यानी ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्ट आने वाला है, और एमिड इनकंसिस्टेंट ग्लोबल वैक्सीनेशन एफर्ट्स। अब जो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हैव आया है ये किसके लिए आया है, तो इमरजेंस के लिए, और इमरजेंस तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैव की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हैज़ क्यों है, सिंगुलर। ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब मैक्सिमम सवाल आपके केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आए हुए हैं, और ये हर शिफ्ट वाइज में सवाल करवा रहा हूँ कि जिस शिफ्ट में जितने भी सवाल आ रहे हैं एरर के, आपको सारे सवाल यहाँ मिल जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी प्रैक्टिस में यहाँ करवा रहा हूँ
कंप्लीट प्रैक्टिस। हमारी पहली क्लास भी हो चुकी थी जिसमें मैंने टेंस करवाए थे, टेंस के 50 क्वेश्चन करवाए थे। अगर आप वो 50 क्वेश्चंस देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको टेंस में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। That the experimental results contradict prior findings and challenges। यहाँ पे जो वर्ब आई है वो है कॉन्ट्रेडिक्ट, और यहाँ है चैलेंजेस जो एंड से जुड़ी हुई है। तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, जो कि किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि रिजल्ट्स के लिए तो प्लूरल ही आएगा। लेकिन चैलेंजेस भी तो इसी के लिए आया है, तो चैलेंजेस नहीं, चैलेंज, क्योंकि इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। चैलेंजेस सिंगुलर है तो चैलेंज प्लूरल, एस हटा दो। She had barely finished writing her essay, then the power went out, leaving her work unsaved and her progress lost। इसको सोल्व करने के पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेयरली, हार्डली, स्केयरली के बाद या के साथ वेन का प्रयोग होता है, ना कि देन का। इस देन का भी नहीं और इस देन का भी नहीं। कई बार ये दो चीज़ें साथ में देता है वो, देन और देन, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बेयरली, हार्डली, स्केयरली के साथ हमेशा वेन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? वेन का। तो सी हैड बेयरली फिनिश्ड राइटिंग हर एसे देन, तो यहाँ देन नहीं, क्या आएगा? वेन। ये ग्रामर का एक रूल होता है। और याद रखना ये जो वर्ड है बेयरली, हार्डली, इसके लिए ये सब नेगेटिव सेंस वाले हैं। क्या है? नेगेटिव सेंस वाले वर्ड है। इनके साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं होता है। इनके साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं होता है। द प्रोफेसर पोस्टपोन्ड द डिस्कशन until the research would be published to maintain confidentiality of the findings। हमेशा याद रखना कि until या unless से जो सेंटेंस शुरू होता है उनके साथ हम would, will या shall जैसे शब्दों का यूज़ नहीं करते हैं। अब सवाल में हमें एरर तो मिल गया है, इसको इम्प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे कि द प्रोफेसर पोस्टपोन्ड, यानी यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बात हो रही है पास्ट की। द डिस्कशन, उसने डिस्कशन को क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। अब यहाँ पे था वुड बी पब्लिश्ड, जो कि पैसिव वॉइस में था। अगर हमें यहाँ पैसिव वॉइस बनाना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? द रिसर्च के साथ हम यूज़ करेंगे वॉस का। तो ये क्या बन जाएगा? वॉस पब्लिश्ड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑप्शन नंबर 2। Were she to have known about the danger, she might have taken different precautions to ensure her safety and avoid the unfortunate incident। सवाल को पढ़ने से पता तो पड़ गया है कि जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में होना चाहिए। अब वर शी, जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करते हैं तो हम कल्पना करते हैं, और कल्पना या कंडीशनल सेंटेंस में जो वर का यूज़ होता है वो केवल वर का यूज़ होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ एक कंडीशनल सेंटेंस है, वर का प्रयोग तब होता है जब हम कल्पना करते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि इफ़ शी वर, ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ पर नोन दिया हुआ है, यानी नोन के वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हम वर्ब की जगह क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे हेड का। तो वर शी टू हैव नोन की जगह क्या हो जाएगा? हेड शी नोन। ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है जिसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें आता है वुड हैव और V3, और इफ़ हेड V3 के साथ वुड हैव V3, यानी ये जो दोनों स्ट्रक्चर दिए हैं ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। एग्जामिनर आपको दोनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर दे सकता है, दोनों का मीनिंग और सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। और यहाँ पे वुड की जगह कुड, शुड, माइट, मस्ट, ought to कुछ भी आ सकता है। हम रट लेते हैं कि यहाँ पे हमेशा वुड आता है, पास्ट परफेक्ट वाले जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें वुड आता है, नहीं,
या कुड, शुड, माइट, मस्ट, ought to कुछ भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है एग्जामिनर ने वो दिया है माइट, यानी यहाँ पे जो बिल्कुल माइट क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर थी, नाइदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर वर। ये चीज़ हम देख चुके हैं कि नाइदर के साथ नोर का पेयर बनता है और आइदर के साथ और का, और जो इनके बाद वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, टीचर, और टीचर के साथ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर के साथ वॉज। हम इसी तरह पहला, शायद मेरे को पहला क्वेश्चन भी शायद यही था, हाँ हमारा पहला क्वेश्चन भी यही था कि नाइदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर के सामने वॉज लगाया था, बाकी आगे की जो इन्फॉर्मेशन थी वो अलग है। यानी अलग अलग शिफ्ट में भी सवाल रिपीट होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट भी रिपीट होता है और सवाल भी रिपीट होता है। आगे का स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ पे है, रेडी फॉर द सडन, और 21 वाले सवाल में अवेयर दैट द शेड्यूल, यानी इस इन्फॉर्मेशन अलग है लेकिन सवाल सेम टाइप का ही है और कॉन्सेप्ट भी लगभग सेम ही है। लगभग क्या, कॉन्सेप्ट सेम ही है, नाइदर और नोर के साथ पेयर कंजक्शन और नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब। ये जो मतलब जो बैच है ना द कंप्लीट कोचिंग के साथ हमने जो लॉन्च किया है, इसमें जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कॉन्सेप्ट की, चीज़ों की, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आप कभी इन्हें भूल नहीं पाओगे कि ये काम कैसे करते हैं। जैसे ही आप सवाल देखोगे ना, 1 सेकेंड में सवाल को पकड़ लोगे कि सवाल कहाँ जा रहा है और कहाँ तक जाएगा। द न्यू एल्गोरिथम डिजाइंड टू प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा promises to revolutionize our approach to analytics, but it also raises concern about data privacy and ethical implications. अब इसमें तो अगर आप एरर ढूंढने बैठ गए तो ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, राइजेस कंसर्न्स। अब जो यहाँ कंसर्न है ये चिंता की बात हो रही है, जो चिंता है। और राइजेज मतलब जो होता है वो अपने उठना होता है, उठना मतलब अपने आप खुद से उठना। तो चिंताएं कभी खुद से तो उठी नहीं है, समझ रहे हो, ये उठाई जा रही है। चिंताएं दिखाते हैं ना, उठाते हैं, दिखाते हैं, या मुद्दे उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइजेस कंसर्न नहीं होगा, यहाँ होगा रेज कंसर्न, कि चिंताओं को उठाया जा रहा है। मतलब पहला थोड़ा अच्छा सवाल देखने को मिला भी। किसी दिन एक क्लास कंफ्यूजिंग वर्ड्स की भी रख लेंगे, जैसे राइज और रेज में कंफ्यूजन हो रहा है, बियर, बोर्न, तो वहाँ से आपके वर्ड की जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। द कंसेंसस वॉज नॉट दैट द डेटा itself was flawed, but that its interpretation by the junior analysts were overly optimistic given the volatile market conditions and the inherent uncertainties. The consensus was not that data itself was flawed, ये एक एडिशनल जानकारी है, बट दैट इट्स इंटरप्रिटेशन, बट एक कंजक्शन है, यानी यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है हमारा, दैट इट्स इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन है, सब्जेक्ट क्या है, इंटरप्रिटेशन, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। बाय द जूनियर एनालाइज, ये भी एक ऑब्जेक्टिव केस है, बाय के बाद प्रीपोजिशन वर। तो यहाँ पे जो वर आया है ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर के साथ क्या आएगा, वॉस। एक और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर भर भर के पूछे हैं भाई। द कमिटी हैज पोस्टपोन्ड द अनाउंसमेंट अंटिल फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड। बहुत ही भाई फेवरेट एरर आ चुका है एसएससी का। यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा, यहाँ होगा इन्फॉर्मेशन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को आप कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशंस की जगह फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे कई बार वो फर्नीचर का भी पूछता है, फर्नीचर्स दे देता है, पर हमें उसे याद रखना है कि वो फर्नीचर होता है, क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है।
अब जैसे सम मिल्क दे देगा वो, सम मिल्क, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कई बार वो प्लूरल प्लूरल वर्ब यूज कर देता है। नाइदर द साइंटिस्ट्स नोर द रिसर्च टीम वर, वही सेम चीज कि नाइदर के साथ नोर का पेयर और आइदर के साथ और का पेयर, और जो वर्ब आती है वो आती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? द रिसर्च टीम। टीम एक कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन यानी एक झुंड की बात तरह काम कर रहा है, तो एक सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर नहीं आता है, वोज आता है। क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक्स डिसीजन नॉट ओनली एम्ड टू कर्व इन्फ्लेशन बट ऑल्सो इंटेंडेड टू स्टिम्युलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर ड्यूअल ऑब्जेक्टिव दैट प्रूव्ड चैलेंजिंग टू बैलेंस इफेक्टिवली। अब जैसे हमने देखा था कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, लेकिन ये उसका एरर नहीं है। इस एरर के लिए आपको थोड़ी सी वर्ब की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है कर्व, जिसका मतलब होता है मोड़ना, लेकिन यहाँ बात हो रही है इन्फ्लेशन की, महंगाई की। तो महंगाई को रोकने या नियंत्रित करने के लिए हम कर्व का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं कर्व का। तो कर्व इन्फ्लेशन की जगह हमें कर्व इन्फ्लेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। तो एरर तो हमारे फर्स्ट पार्ट में थी, और कर्व की जगह क्या किया हमने? कर्व इन्फ्लेशन। अब इस टाइप की एरर को कितने भी आप कॉन्सेप्ट रट लो या रूल्स रट लो, इस टाइप की एरर उनसे नहीं टूटेंगे। आपको जब बेसिक फाउंडेशन, जैसे वर्ब चैप्टर है, आपको वर्ब चैप्टर अच्छे से पता है तो ही आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रक्चर एरर या कुछ भी एरर नहीं है। या कर्व दिया था जो इन्फ्लेशन के लिए यूज़ नहीं होता, कर्व यूज़ होता है। ये एक बेसिक जानकारी है जो वर्ब चैप्टर में हम पढ़ते हैं। हार्डली डिड द मैनेजर न्यू डेट हिज डिसीजन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, क्या याद रखना है कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, और यहाँ है न्यू जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो न्यू नहीं आएगा, नो आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू को हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डस को हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और डिड जो है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ होता है, लेकिन पास्ट टेंस में आता है। और डू डस डिड का हम कहाँ यूज करते हैं? हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं। What we need right now are a strong leader who can unite the team and restore confidence। जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या है? What we need, हमें क्या चाहिए? तो ये एक विचार है, आइडिया है, तो इसके लिए हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, हम इस का यूज़ करेंगे। और ये इस किसके लिए आया है? स्ट्रॉन्ग लीडर के लिए। तो व्हाट वी नीड एक सब्जेक्ट बना हमारा, जो कि इस किसके साथ आया है? व्हाट वी नीड के लिए, जो कि एक आइडिया है, एक विचार है, और आगे एक स्ट्रॉन्ग लीडर की बात हो रही है। तो हमारा एरर जो है वो सेकेंड पार्ट में है, और इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा? इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। आर अ स्ट्रॉन्ग लीडर गलत हो जाएगा, इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। द न्यू रिसर्च फैसिलिटी इज इक्विप्ड विथ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स दैट अलाउज साइंटिस्ट टू कंडक्ट कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के आगे और पीछे दो चीज होती है। आगे जो होती है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है, या हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है, वो इस एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। वैसे ही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुआ है। इंस्ट्रूमेंट्स एक क्या है? प्लूरल वर्ड है। तो प्लूरल के लिए प्लूरल आना चाहिए, तो अलाउस नहीं आएगा, अलाउ आएगा। इसको एस हटाना पड़ेगा। तो इम्प्रूवमेंट हमारा थर्ड पार्ट में है, जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखा जो कि डेट के साथ लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन, और एंटीसीडेंट के हिसाब से हमने वर्ब बदली अलाउ से अलाउ। इसको हमें हटाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर में हम इसे पढ़ते हैं। Not only did the committee reject the proposal for its impracticality but also criticized the team for poor presentation. Not only और but also का पेयर सही होना चाहिए। नोट ओनली के साथ यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है, साथ में कमिटी का यूज हुआ है। बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन कमिटी के लिए हमें यहाँ एक वर्ड यूज ऐड करना पड़ेगा, इट। तो सही जो अरेंजमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी बट ऑल्सो इट क्रिटिसाइज्ड। हमें एरर देखना था, हमें एरर मिला सेकेंड पार्ट में और हमने उसका इम्प्रूवमेंट भी देख लिया कि कमिटी के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया इट। द फिशरमैन कोच मेनी फिशेस फ्रॉम द लेक यस्टरडे। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। क्या बात याद रखनी है, जो फिश का जो प्लूरल होता है वो भी क्या होता है, फिश होता है। यानी फिश का जो सिंगुलर है वो भी फिश है और प्लूरल है वो भी फिश है। लेकिन यहाँ तो फिशेस लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो इस फिशेस का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है मेनी स्पीसीज यानी अलग अलग प्रजाति, मछलियों की अलग अलग प्रजाति। बट यहाँ पे अलग अलग प्रजातियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ फिशरमैन की बात हो रही है जो मछलियाँ पकड़ रहा है। तो यहाँ मछलियों की ही बात हो रही है। तो फिश कई सारी मछलियाँ पकड़ी है उसने, लेकिन यहाँ पे जो हम फिश का ही यूज़ करेंगे क्योंकि फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। आगे देखते हैं। Seldom we realize how fortunate we are to have access to clean water and healthy food. एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है और हमें कैसे पता पड़ा कि जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है, क्योंकि सेल्डम, नेवर, हार्डली इस टाइप से जब सेंटेंस शुरू होता है, ये सब एडवर्ब है, जब इनसे शुरू होता है तो जो सेंटेंस होता है वो इन्वर्जन में आता है। और इन्वर्जन का जो मतलब है तो उसमें पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। तो सेल्डम वी रियलाइज यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सेल्डम डू वी रियलाइज। हमें यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब की यूज करना पड़ेगा, सेल्डम डू वी रियलाइज। तो एक बात याद रखना कि जब भी सेंटेंस सेल्डम, नेवर या हार्डली से शुरू हो तो इसके बाद पहले वर्ब आएगी और फिर आएगा सब्जेक्ट। पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगी मेन वर्ब और फिर आगे की इंफॉर्मेशन या ऑब्जेक्ट। तो सेल्डम वी रियलाइज यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ होगा सेल्डम डू वी रियलाइज और एरर थी हमारी फर्स्ट पार्ट में। और जब भी सेंटेंस में वर्ब पहले आए और सब्जेक्ट बाद में आए तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम इन्वर्जन बोलते हैं। और इन्वर्जन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, यानी सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन्वर्जन में लिखे जाते हैं। द कमिटी इज कमिटेड फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल मेंबर्स हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन। यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन की एरर है, याद रखना कमिटेड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है ना कि फोर। क्या याद रखना है कि कमिटेड के साथ टू प्रीपोजिशन आती है ना कि फोर, और हमेशा आती है। तो यहाँ कमिटेड फोर की जगह क्या आएगा, कमिटेड टू। एरर है सेकेंड पार्ट में। इट वॉज नॉट अंटिल शी फिनिश्ड हर डिग्री एंड गेन्ड सम एक्सपीरियंस डिड शी फील कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। इट वॉज नॉट अंटिल वाले वाक्यों में मुख्य हिस्से में इन्वर्जन नहीं होगा अगर देट लगा है तो, लेकिन यहाँ पे देट गायब है। तो देट गायब है तो जो डिड शी फील लिखा हुआ है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसकी जगह होगा देट सी फेल्ट। अगर मेन हिस्से में या मेन सेंटेंस में देट लगा है तो इट वॉज नॉट अंटिल से शुरू होने वाले वाक्यों को इन्वर्जन में नहीं लिखा जाता है। लेकिन यहाँ डिड सी फील यूज़ हुआ है, वर्ब को पहले यूज़ किया गया है, तो ये एक गलत तरीके से लिखा है यहाँ पे। तो हमें इसको सुधारने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देट के साथ इसको सही लिखना है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी।
लेकिन यहाँ पे पहले वर्ब लिखी थी फिर सब्जेक्ट लिखा था, यानी ये इन्वर्जन में लिखा था और हमने देखा कि इन्वर्जन नहीं आएगा, तो ये इम्प्रूवमेंट क्या आया, दैट्स ही फेल्ड। एरर कौन से पार्ट में है, एरर है थर्ड पार्ट में। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क he finally decided to call off from his struggling business and start a new in different field. a new, यहाँ पे a new है, यहाँ स्पेस है। After years of hard work, he finally decided to call off from his struggling business. ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। जो यहाँ पे कॉल ऑफ यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है रद्द करना, किसी चीज़ को रद्द कर देना या किसी चीज़ से पीछे छुड़ाना। किसी चीज़ से पीछे छुड़ाना या बंद करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्विट या फिर क्लोज डाउन। कॉल ऑफ फ्रॉम यहाँ गलत फ्रेज वर्ब, यहाँ पे जो कॉल ऑफ फ्रॉम का जो यूज़ हुआ है यहाँ गलत फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, इसलिए ही फाइनली डिसाइडेड टू डेज हिज स्टर्लिंग बिजनेस के लिए इसको क्लोज करना है, क्वाइट करना है, तो हम सिर्फ क्वाइट का यूज़ करेंगे, क्विट का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो कोई रद्द नहीं कर रहा है इसलिए कॉल ऑफ नहीं आएगा। वो केवल पीछा छुड़ा रहा है या उसको बंद कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्विट का यूज़ किया। अब ये चीज़ आपको कौन से कॉन्सेप्ट और रूल में पढ़ाई जाती है, अब ये बताओ। इसके लिए तो आपको वर्ब चैप्टर ढंग से पढ़ना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब। तो एरर सेकंड पार्ट में था और एरर किस चीज़ का था, गलत फ्रेजल वर्ब यूज़ की गई थी। इसकी जगह आप क्विट की जगह क्लोज डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज डाउन। आइए देखते हैं 36 क्वेश्चन। The museum, which located near the river, attracts thousands of visitors every year for its rare collection of ancient manuscripts. Every year, the museum यहाँ पे सब्जेक्ट है, which एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो म्यूजियम के लिए लोकेटेड यूज़ करना गलत हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट की बात हो रही है। लेकिन एवरी ईयर जिसको देखने के लिए लाखों विजिटर्स आ रहे हैं उसके लिए हम लोकेटेड यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे इज लोकेटेड। द म्यूजियम विच इज़ लोकेटेड नियर द रिवर, जो रिवर के पास लोकेट कर रहा है, तो म्यूजियम विच इज़ लोकेटेड, ना कि केवल लोकेटेड। तो हर साल थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स को देखने आते हैं, यानी कि वो वहाँ पे लोकेट कर रहा है, वहाँ पे है वो, इसलिए उसको इज लोकेटेड लिखेंगे, ना कि केवल लोकेटेड लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन एक्टर एज वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट वर प्रेज्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एक बात याद रखना कि एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, एज वेल एज से तब जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो आगे आने वाली जो वर्ब होती है, आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होती है वो किसके अनुसार या किसके हिसाब से आती है, वो आती है पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। समझ आई बात कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो हमारे सवाल में एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ये है सब्जेक्ट 1 मेन एक्टर और सपोर्टिंग कास्ट सेकंड। तो जो मेन एक्टर है वो सब्जेक्ट 1 है और इसके हिसाब से जो वर्ब आएगी तो सिंगुलर है मेन एक्टर, तो हम वर्ब का यूज़ करेंगे वॉज का, ना कि वर का। कॉन्सेप्ट समझ आया एज वेल एज का। तो एज वेल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है, कई बार चीज़ें रिपीट होती है सेम। अगला सवाल देखते हैं। द मिनिस्टर एश्योर्ड दैट ऑल पॉसिबल मेजर्स वर बीइंग टेकन टू एड्रेस द क्राइसिस इफेक्टिवली। द मिनिस्टर सब्जेक्ट यूज हुआ है, एश्योर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट ऑल पॉसिबल मेजर्स वर बीइंग, दैट के बाद जो सब ऑल पॉसिबल मेजर्स एक नया सब्जेक्ट आया, उसके साथ वर्बिंग हुआ, ठीक है। टू एड्रेस टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है द क्राइसिस इफेक्टिवली। इस सवाल में कोई एरर नहीं है, ये सवाल नो एरर वाला है, हमें इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। ही सेल्डम इफ नेवर विजिट्स हिज फैमिली, एरर पकड़ में आ चुका है, एरर है ईडीएम का। अब ईडीएम का एरर कैसे है,
हमेशा आपको याद रखना है कि जो सही इडियम या सही मुहावरा होता है वो होता है सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर। और क्या होता है? सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर। तो हमेशा जब उसको एरर बना के आपको क्वेश्चन देना होगा तो वो इन्हीं दोनों ईडीएम से बना के देगा। ये कभी वो लिख देगा सेल्डम इफ नेवर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कहीं वो सेल्डम और एवर कर देगा। तो बात को सिर्फ इतना समझना है कि हमें सिर्फ ईडीएम याद रखनी है कि सही स्ट्रक्चर क्या है और सही ईडीएम क्या है। तो सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर दोनों हमें से याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार चीज़ें रिपीट हुई है। तो यहाँ पे सेल्डम इफ नेवर नहीं आएगा, क्या आएगा? सेल्डम इफ एवर। The committee recommended that the proposal is reviewed by an independent expert to ensure impartiality before final approval. इसका एरर बताओ क्या होना चाहिए? हमेशा याद रखना रिकमेंड, सजेस्ट या इंसिस्ट जैसे अगर शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो आगे सबजंक्टिव मोड आता है या इसका इस्तेमाल होता है। अब वो क्या होता है आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि रिकमेंड, सजेस्ट और इंसिस्ट अगर जैसे शब्द यूज हो रहे हैं तो कौन सा मूड यूज होता है? सबजंक्टिव मूड। और सबजंक्टिव मूड मतलब बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे हमने क्वेश्चन में देखा कि द कमिटी रिकमेंडेड दैट द प्रपोजल, तो यहाँ पर इज रिव्यूड है तो जो वर्ब का यूज होगा वो क्या होगा? इज रिव्यूड नहीं, बी रिव्यूड होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। ही ड्राइव्स वेरी रेकलेस ऑन द हाईवे इग्नोरिंग ऑल द ट्रैफिक। अब हमें यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है ड्राइव। ड्राइव एक एक्शन वर्ब, अगर हिंदी में बोले तो क्रिया हो रही है, वर्ब है। और वर्ब की जो विशेषता बताता है या क्वालिटी बताता है वो कौन होता है? एडवर्ब होता है। लेकिन यहाँ तो एडजेक्टिव का यूज हुआ है। रेकलेस एक एडजेक्टिव है। रेकलेस याद रखना एक एडजेक्टिव है, इसके लिए इसकी जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें यूज़ करना पड़ेगा एडवर्ब का। और एडवर्ब क्या हो जाएगा? रेकलेसली। और एक बात याद रखना यहाँ पे कि नाउन के साथ अगर आप एल वाई लगा देते हैं तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा देते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब। तो यहाँ पे रेकलेस एक एडजेक्टिव था, हमने एल वाई लगा के इसको एडवर्ब बना दिया। और ये क्या कर रहा है? ये ड्राइव्स की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एडवर्ब का यूज़ किया है। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता तो हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। So profound was the impact of the new policy that it not only changed recruitment standards but also reduced with overall efficiency across departments. अब नोट ओनली के साथ सीधे वर्ब आई है चेंज्ड, और बट ऑल्सो रिड्यूस्ड, यानी ये चीज़ तो सही है। नोट ओनली और बट ऑल्सो का जो पेयर है वो तो सही चल रहा है कि वर्ब के साथ आया है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना कि रिड्यूस्ड के साथ विथ आया है। अब रिड्यूस्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो सीधे ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब जो वो होती है जो जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो रिड्यूस्ड क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो इसके साथ विथ का यूज़ करना गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे विथ का यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट होगा बट ऑल्सो रिड्यूस्ड ओवरऑल इफिशियंसी। एरर है थर्ड पार्ट में। तो याद रखना ट्रांजिटिव वर्ब वो जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन आ सकता है।
इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट रिड्यूस्ड के साथ ओवरऑल इफिशिएंसी यूज़ करेंगे, ना कि विथ प्रीपोजिशन है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कमिटी कंप्राइजिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्निंग बॉडी फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल। यहाँ पर द कमिटी कलेक्टिव नाउन की के रूप में काम कर रही है, इसलिए इसे हम सिंगुलर मानेंगे। कंप्राइजिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड, और यहाँ पे जो हैव यूज़ हुआ है वो द कमिटी के लिए हुआ है, तो द कमिटी सिंगुलर है तो हम हैव का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे हैज़ का। कलेक्टिव नाउन क्या करता है, ये ग्रुप को डिनोट करता है, ग्रुप या झुंड को डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल देखें, ग्रुप को दर्शा रहा है तो पैक ऑफ वोल्फ यानी भेड़ियों का झुंड, या स्कोर, जिस 20 को हम स्कोर बोलते हैं, या यूज़ कर सकते हैं बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। जो भी नाउन ग्रुप या झुंड को दर्शा रहा हो उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और द कमिटी यहाँ कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रही थी। द कमिटी यहाँ कलेक्टिव नाउन है जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, और उसके लिए हमने हैव का नहीं हैज़ का यूज़ किया। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द एडवांस्ड वर्कशॉप वर सरप्राइजिंगली लो गिवन द एक्सटेंसिव प्रमोशन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ के साथ हुई है तो आगे आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो द नंबर ऑफ के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। और जब भी सेंटेंस की शुरुआत आ नंबर ऑफ के साथ हो रही है तो यहाँ आएगी प्लूरल वर्ब। तो हमें क्या छोटी सी बात याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ के साथ हुई तो आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर रहेगी। आ नंबर ऑफ के साथ शुरुआत हो रही है तो आगे आने वाली वर्ब प्लूरल वर्ब रहेगी। जैसे कि सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द एडवांस्ड वर्कशॉप वर सरप्राइजिंगली, तो अभी हमने देखा कि द नंबर ऑफ के साथ शुरुआत हो रही है तो वर्ब होगी सिंगुलर, तो वर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि वर एक प्लूरल वर्ब है और वॉज एक सिंगुलर वर्ब है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे वॉज का, और एरर मिलेगी हमें थर्ड पार्ट में। आगे देखते हैं। मैं जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ आपको बता रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते हैं, और एक ही एग्ज़ाम में नहीं मल्टीपल एग्जाम्स में ये चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। और डेफिनेटली जब आप 2026 में पेपर देखोगे, एनालाइज करेंगे हम, तो आपको सेम कॉन्सेप्ट में आपको वहाँ भी बताने वाला हूँ कि जो मैंने पढ़ाया वैसे ही आ रहा है। क्योंकि जो पैटर्न है एसएससी का वो सीधा पैटर्न है कि प्रीवियस ईयर सवाल ही वापस रिपीट होकर आते हैं। यही पैटर्न चलता आ रहा है कई सालों से और यही चलता आएगा। अगर आपको कोई भी डराए धमकाए तो डरना नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट आते हैं, रिपीट होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं पूछी जाती। 99% चीज़ें वहीं रिपीट होती है प्रीवियस ईयर पर बेस्ड। 1% चीज़ में कोई बदलाव आ सकता है, आएगा तो, बाकी कोई बदलाव नहीं है देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 क्वेश्चन। सी इम्फेसाइज्ड ऑन द नीड फॉर रेगुलर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव। तो आप याद रखो कि सी जो है वो सब्जेक्ट है, और जो इम्फेसाइज्ड है वो इसके लिए वर्ब है। वर्ब कौन सा फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना कि जब भी इम्फेसाइज्ड वर्ब के रूप में आए तो इसके साथ ऑन का यूज़ नहीं करना है। तो सीधे सीधे क्या जाएगा, सी emphasized the need, सी emphasized the need, डायरेक्ट आ जाएगा। क्या बताया मैंने कि जब भी emphasized वर्ब के रूप में आए या वर्ब के फॉर्म में आए तो इसके साथ हम ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एरर का पार्ट है हमारा फर्स्ट। कई बार प्रीपोजिशनल एरर जो होती है उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। Neither of the applicants have submitted the required document to the office yet. अब हमें यहाँ कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए कि जब भी सेंटेंस में नाइदर ऑफ आए, आइदर ऑफ आए या ईच ऑफ आए
या नन ऑफ आए या कुछ भी आए इस टाइप से। तो जो आगे आने वाली वर्ब होगी क्या होगा, जो आगे आने वाली वर्ब होगी वो वर्ब होगी सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो आगे जो यूज़ करेंगे हम वर्ब वो किस फॉर्म में होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो जैसे सेंटेंस हमारा शुरू हुआ कि नाइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स, यानी कोई भी एप्लीकेंट नहीं, तो हमने वर्ब यूज़ किया हैव की जगह हैज़, क्योंकि सिंगुलर यूज़ करना है। तो नाइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स हैज़ सबमिटेड, और हैज़ था और आगे वर्ब यूज़ हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। तो याद रखना है हमें कि नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो, नन ऑफ हो, इस टाइप से जब भी आपको दिखे तो आगे आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन अगर आगे आने वाला जो वर्ड है, नाउन है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज वॉज क्वाइट यूनिक, possessing characteristics that set it apart all its know। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, हमने देखा कि यहाँ पे यूज़ हुआ है क्वाइट यूनिट। यूनिक जो वर्ड है वो अपने आप में ही कंप्लीट है, यूनिक जो वर्ड है वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, कंप्लीट है। इसके साथ हम क्वाइट, वेरी, मोस्ट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट क्या जाएगा, डिस्कवर्ड स्पीसीज वॉज यूनिक। तो आपको सेंटेंस में यूनिक के साथ, जैसे अभी आपने देखा कि क्वाइट लिखा हुआ है, ये देखने को मिल सकता है, वेरी देखने को मिल सकता है, मोस्ट देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें सुपरफ्लोस कंडीशन में आएगी, इन सब चीज़ों का हम यूज़ नहीं करेंगे। क्वाइट, मोस्ट, वेरी, यूनिक अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ड है, इसके साथ हम कुछ भी एडिशनल चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट। और इन्हीं वर्डों को यूज़ करता है क्वाइट, वेरी, मोस्ट इस टाइप के यूनिक के साथ, और वहीं एरर में बार बार चीज़ें पूछी जाती है। द कमिटी इंसिस्टेड दैट ईच मेंबर प्रोवाइड्स अ रिटर्न रिपोर्ट बिफोर द फाइनल प्रेजेंटेशन शेड्यूल नेक्स्ट वीक। अभी हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस में रिकमेंड, इंसिस्ट इस टाइप की अगर वर्ड आता है तो आगे सब्जेंटिव मोड यूज़ होता है। क्या देखा था कि रिकमेंड, सजेस्ट या इंसिस्ट जैसे वर्डों का यूज़ हो रहा है तो आगे जो सब्जेंटिव मोड का यूज़ करते हैं वही आता है। अब उसमें क्या है, उसमें हमने देखा था कि वर्ब की बेस फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वो भी किसके साथ, बिना एस और ई एस के साथ। एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ये हमने देखा था। तो सेंटेंस है द कमिटी इंसिस्टेड दैट ईच मेंबर, अब ईच मेंबर तो सिंगुलर है। अब आपको लग रहा होगा कि जो प्रोवाइड्स है उसके लिए सिंगुलर में एस और एस लगाए वर्ब में तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ इंसिस्टेड के कारण हम यहाँ प्रोवाइड्स नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे प्रोवाइड। जो भी मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये ब्रैकेट के अंदर, इन वर्ड्स को आप कभी मत भूलना। जैसे अभी मैंने लिखा रिकमेंड, इंसिस्ट, सजेस्ट, इन वर्ड्स को मत भूलना, क्योंकि इन वर्ड्स पे ही बार बार सवाल आते हैं। कभी भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए जो आपके लिए रिलेवेंट ही नहीं है, बट वो भी नहीं छोड़ना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं यहाँ वर्ड बता रहा हूँ या जो कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा हूँ, जिन वर्डों को मैं यूज़ कर रहा हूँ बार बार कि इनके साथ ये यूज़ होता है या ये वर्ड ऐसे यूज़ होते हैं, उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो सेम पैटर्न पे बार बार फॉलो किए जाते हैं एसएससी के थ्रू। या किसी भी एग्ज़ाम में आप देखोगे, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाईक्यू लगाएंगे तो आप इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट को, सेम सिचुएशंस को आप बार बार फॉलो होते हुए देखोगे। तो हमने थोड़ी देर पहले एक और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल देखा था जिसमें रिकमेंड दिया था, और हमने उसमें ये वाला जो बेस फॉर्म है बी के साथ यूज़ किया था। इसमें भी वही है कि इंसिस्टेड यूज़ हुआ है और हमने ईच मेंबर के साथ प्रोवाइड यूज़ किया है। ये गलत नहीं है, प्रोवाइड ये बिल्कुल सही है इसकी जगह पे। द डायरेक्टर एक्सप्लेन्ड दैट द रिपोर्ट वॉज डिलेड बिकॉज द डेटा वॉज नॉट येट कलेक्टेड।
डायरेक्टर एक्सप्लेन्ड दैट द रिपोर्ट वॉज डिलेड। ठीक है, एक बात याद रखना, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है डेटा, जो कि अपने आप में एक प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ वर्ब जो होगी वो वॉज नहीं, हम क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। जो डेटा का सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है डेटम, और डेटा जो है वो अपने आप में प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट के साथ हमने यूज़ किया वर। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट के साथ वॉज यूज़ हुआ है, डायरेक्टर एक्सप्लेन्ड, ठीक है, पास्ट की बात चल रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की एरर थी कि डेटा के साथ वर का यूज़ करना था, ना कि वॉज का। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में वॉज चलता है, अगर आप डेटा के साथ वॉज यूज़ करोगे मॉडर्न इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है, बट एसएससी के हिसाब से, हमारी एग्ज़ाम के हिसाब से डेटा के साथ वर का यूज़ किया जाता है। तो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के हिसाब से, कि जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है हम उसी चीज़ को एरर मानेंगे। तो डेटा के साथ मैंने वर का यूज़ किया। आगे देखते हैं। द कंपनी प्लान्स टू हायर न्यू ग्रुप ऑफ इंटर्न्स टू असिस्ट विद द अपकमिंग मार्केट कैंपेन। अब यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है कि एक न्यू ग्रुप को हायर करना है इंटर्न के लिए, लेकिन जब भी हम ऐसे कुछ ग्रुप का यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रुप का प्लूरल बनाएंगे तो ग्रुप्स बन जाएगा, यानी ये काउंटेबल नाउन है। तो इसके लिए हम एक वर्ड का यूज़ करेंगे, आर्टिकल का आ, क्योंकि एक ग्रुप चाहिए तो आ न्यू ग्रुप फॉर इंटर्न्स। तो कंपनी प्लान्स टू हायर अ न्यू ग्रुप ऑफ इंटर्न्स टू असिस्ट विद द अपकमिंग मार्केटिंग। तो यहाँ पे जो एरर थी वो आर्टिकल की एरर थी, और हमें ए लगाना था, और ए कहाँ लगता, सेकेंड पार्ट में। तो इम्प्रूव कहाँ हुआ, सेकेंड पार्ट में, एरर भी सेकेंड पार्ट में आया। तो हमेशा याद रखना, काउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ आर्टिकल के साथ आते हैं, और यहाँ ग्रुप के साथ हम लगाएंगे ए। तो हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को, भाइयों को शेयर कर सकते हैं। हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। That the expedition faced unforeseen challenges in the treacherous mountain terrain were evident from their delayed return and exhausted appearance। जैसे कि यहाँ पर एक क्लोज दिया हुआ है कि that the expedition faced unforeseen challenges, यानी यहाँ चैलेंजेस को फेस करने की या सामना करने की बात हो रही है। और जब चैलेंजेस को सामना करने की बात हो रही है तो जो ये क्लोज बन रहा है ये सिंगुलर क्लोज बन रहा है, और इसके लिए यहाँ पे जो वर्ब यूज़ होगी ये वर यूज़ नहीं होगी, यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे हम, वॉस का। तो जो हमारी एरर थी वो हमारे थर्ड पार्ट में है। हमारे फर्स्ट पार्ट में चैलेंजेस को फेस करने की बात हो रही थी, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सडन इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्टेड बाय द न्यूली ओपन रिजोर्ट हैव कॉज्ड साइनिफिकेंट स्ट्रेन ऑन द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। द सडन इन्फ्लक्स, यहाँ पे दिया है द सडन इन्फ्लक्स, और उसके बाद आया है ऑफ। तो ऑफ के बाद आने वाला तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्टेड। यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन है तो इसके बाद भी एक ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। तो जो हमारा सब्जेक्ट है द सडन इन्फ्लक्स, इसके लिए हमें वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है हैव, और सडन इन्फ्लक्स जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए हम हैव का नहीं, हम यूज करेंगे हैज का। जैसा कि अभी हमने दो क्वेश्चंस देखे और दोनों ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू डेकोरेटिव पिलोज परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट द कलर्स ऑफ द सोफा एंड द कर्टेंस टाइंग द होल रूम टुगेदर। वैसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कॉम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ी सी आपको वोकेबलरी की जरूरत पड़ेगी। जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है तारीफ करना, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLEMENT, इसका मतलब होता है मेल खाना या पूरक होना, एक जैसा। तो यहाँ पर कलर्स ऑफ द सोफा एंड कर्टेंस की बात हो रही है, यानी कलर की बात हो रही है, कलर के मेल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, जो जिसका मतलब होता है मेल खाना।
और जो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब है तारीफ करना। आपको दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए और स्पेलिंग भी पता होना चाहिए। कई बार स्पेलिंग एरर में कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। The research team concluded that each participant must submit their reports before the deadline on Monday. एक बात याद रखना कि जब भी सेंटेंस में ईच और एवरी का यूज हो रहा हो, ईच और एवरी का, तो आगे आने वाला जो प्रोनाउन है वो उसी हिसाब से आएगा जो यहाँ पर नाउन का यूज करेंगे। तो ईच एंड एवरी के साथ जो भी नाउन या नेम यूज होगा, प्रोनाउन इसके हिसाब से आएगा और सिंगुलर आएगा। जैसे कि क्वेश्चन में यूज हो रहा है ईच पार्टिसिपेंट, तो पार्टिसिपेंट के लिए हम देयर का यूज नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल के लिए यूज करेंगे हिज का। और ये हिज क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ईच लगा हुआ है। और यहाँ ईच पार्टिसिपेंट लगा है, इसका मतलब क्या है कि हर एक पार्टिसिपेंट के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम देयर का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे हिज का। द प्लेयर्स इन द नेशनल टीम वर्क्स टायरलेसली टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर द प्लेयर्स सब्जेक्ट है यहाँ पे और आगे इन एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। और जो ये वर्ब आ रही है यहाँ पे, ये किसके हिसाब से आ रही है? द प्लेयर्स के लिए। और प्लेयर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल के लिए हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, केवल आएगा वर्क। तो क्या वर्ब आएगी? वर्क। एरर कौन से पार्ट में? सेकेंड पार्ट में। The CEO, along with his senior advisor, are traveling to the international conference to announce the company's latest technological breakthrough. हमेशा याद रखना, जब along with के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे यहाँ पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द सीईओ। ये हमारा सब्जेक्ट वन है, तो जो वर्ब है वो इस हिसाब से आएगी। तो सीईओ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। और सीनियर एडवाइज़र, जो कि एडवाइज़र से जो सब्जेक्ट टू है वो ये प्लूरल है, लेकिन हमारी जो वर्ब आएगी वो अलोंग विथ के साथ जो दोनों सब्जेक्ट जुड़े हैं उसके पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको एज वेल एज वाला बताया था कि एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो जो आगे आने वाली वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। सेम कॉन्सेप्ट। The strict rules of the library don't let students to take more than 2 books out at a time, which is often inconvenient for researchers. अब यहाँ पर लेट का यूज़ हुआ है, डोंट लेट स्टूडेंट्स। तो हमेशा याद रखना कि लेट के साथ टू का यूज़ नहीं होगा और हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आएगा, विदाउट टू के साथ टेक लगा आएगा। तो हमें यहाँ से टू हटाना पड़ेगा और एरर है सेकेंड पार्ट में। My neighbor constantly complains for the noise coming from the children playing in the park. हमेशा याद रखना, कंप्लेन जो वर्ड है इसके साथ एक फिक्स्ड प्रिपोजिशन आती है। कंप्लेन के साथ या तो हम अबाउट का यूज़ करते हैं या ऑफ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर फॉर का यूज़ गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कंप्लेन्स फॉर। तो इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लेन्स अबाउट। इस फोर को हटा के यहाँ पे अबाउट करना पड़ेगा। ये इंप्रूवमेंट है इस क्वेश्चन का। द मैनेजर appreciated not only her dedication but also for her innovative ideas. Everyone was motivated by her example. जैसा कि हमें पता है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो पेयर है वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर नॉट ओनली के साथ यूज हो रहा है हर डेडिकेशन, जो कि नाउन है। तो अगर नॉट ओनली के साथ यहाँ पर नाउन आ रहा है तो नीचे भी नाउन आना चाहिए। तो बट ऑल्सो के साथ यहाँ आ रहा है फॉर हर इनोवेटिव आइडियाज, तो यहाँ हमें फॉर हटाकर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा हर इनोवेटिव आइडियाज। ऑप्शन नंबर थर्ड। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो पेयर है वो एक जैसा होना चाहिए,
यहाँ पर नाउन यूज़ हो रहा है हर डेडिकेशन, तो हमें यहाँ पर भी नाउन का यूज़ करना पड़ेगा बट ऑल्सो के साथ। ही सेल्डम इफ नेवर एग्रीज टू अटेंड पब्लिक इवेंट्स। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि दो फ्रेज होते हैं, या तो होगा सेल्डम और नेवर, या होगा सेल्डम इफ एवर। ये सेल्डम इफ नेवर जैसा कोई फ्रेज नहीं होता है। तो हम यहाँ पर इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, ही सेल्डम और नेवर, ही सेल्डम और नेवर एग्रीज टू अटेंड पब्लिक इवेंट्स विदाउट थ्रू प्रिपरेशन। तो याद रखना सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर। They are planning to build a research center near the river. Where will scientists conduct environmental studies in the coming year? अब यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो सब साइंटिस्ट के पहले विल का यूज़ हुआ है, लेकिन ये तो हम केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या इन्वर्जन में देखते थे, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर एरर दिया हुआ है उसमें हमें सब्जेक्ट पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, साइंटिस्ट, और उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा विल, कंडक्ट। तो इसका इम्प्रूवमेंट ये होगा। केवल स्ट्रक्चर एरर थी सवाल में, वर्ब और सब्जेक्ट को आगे पीछे कर दिया था। एरर कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में। अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स वर डिलीवर्ड। हमेशा याद रखना इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, इसमें एस का यूज़ नहीं करते, हम केवल यूज़ करते हैं इक्विपमेंट। इसका प्लूरल और सिंगुलर दो नहीं होता है, केवल सिंगुलर होता है इक्विपमेंट। इसके साथ में और भी कुछ वर्ड होते हैं जो एसएससी यूज़ करता है, जैसे इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस करता है, या फ्यूचर को फ्यूचर्स, फर्नीचर को फर्नीचर्स लिख के देता है। और ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट, ना कि इक्विपमेंट्स, वर डिलीवर्ड टू। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और यूज़ हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट, जब मैंने बताया था कि आ लार्ज नंबर हो, अगर आ लार्ज नंबर से अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो या सेंटेंस शुरू हो रहा हो, तो आगे जो वर्ब आने वाली है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। लेकिन अगर सेंटेंस द लार्ज नंबर से स्टार्ट हो रहा हो, तो जो आगे आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइबर सिक्योरिटी टीम इज प्रोफिशिएंट फॉर डिटेक्टिंग vulnerabilities in legacy systems that often evade conventional monitoring tools and protocols during routine audits. इस क्वेश्चन में एक बात याद रखना कि जो प्रोफिशिएंट वर्ड ये, इसके साथ जो प्रिपोजिशन यूज होती है वो हम यूज़ करेंगे इन या एट का। प्रोफिशिएंट के साथ कभी भी फोर का यूज़ नहीं होगा। तो इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा, प्रोफिशिएंट इन और एट डिटेक्टिंग। कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में। जैसा कि हमने देखा कि ये एक फिक्स्ड प्रिपोजिशन की एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड शी नॉट पोस्टपोन द मीटिंग सेवरल टाइम्स, the committee would have had a greater opportunity to discussing the budget allocations in detail before the quarterly report was finalized. अपॉर्चुनिटी शब्द के बाद यहाँ पे कुछ यूज हो रहा है, वो क्या है, टू डिस्कसिंग। तो अपॉर्चुनिटी के बाद हम यहाँ पर जो यूज होगा वो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो टू डिस्कसिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, टू डिस्कस। तो इम्प्रूवमेंट में हम यहाँ डिस्कसिंग को काट कर क्या इम्प्रूव कर देंगे, डिस्कस इम्प्रूव कर देंगे।
और जो एरर है वो है थर्ड पार्ट में। तो याद रखना टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू पेंट लैंडस्केप्स ड्यूरिंग हर फ्री टाइम। पैरेललिज्म या समानता में जब हम एक साथ कई सारे काम गिनाते हैं तो सबके फॉर्म एक जैसे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर यूज़ हो रहा है रीडिंग, लिसनिंग, तो यहाँ पर हम टू पेंट का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे पेंटिंग। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? ये होता है पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, समानता का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, तो हम आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे और लास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। सारी वर्ब का जो फॉर्म है वो सेम होना चाहिए। द एंशियंट ट्री इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्प्राउलिंग ब्रांचेस विच प्रोवाइड शेड फॉर द एंटायर पार्क ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ। अब यहाँ पर द एंशियंट ट्री इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्प्राउलिंग ब्रांचेस, यहाँ पर जो इट्स ब्यूटीफुल स्प्राउलिंग ब्रांचेस का यूज़ हो रहा है, तो जो इट इज़ का मतलब होता है, यहाँ पर जो इट इज़ यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है इट इज़, पर हमें यहाँ पॉजिटिव फॉर्म चाहिए क्योंकि उसकी शाखाओं की बात हो रही है, तो हम यहाँ इट्स के बजाय क्या यूज़ करेंगे? बिना एपोस्ट्रोफे के यूज़ करेंगे इट्स ब्यूटीफुल स्प्राउलिंग ब्रांचेस। तो हम यहाँ इट इज़ का यूज़ नहीं करेंगे, इट्स का यूज़ करेंगे पॉजिटिव फॉर्म में। एरर है हमारा सेकेंड पार्ट में, और ये जो एरर है ये कंफ्यूजिंग वर्ड की है। कि कंफ्यूजिंग कैसी? इट्स और इट्स में। तो हमने देखा कि इस वाले जो इट्स का मतलब है वो है इट इज़, और जो बाद वाले इट्स का मतलब है ये इट का पॉजेसिव फॉर्म है। तो दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। The volunteers, while collecting supplies for the flood victims, the storage facility was inspected for safety compliance. अब वाक्य की जो शुरुआत है, सेंटेंस की जो शुरुआत है द वॉलंटियर से हुई है, इसका मतलब है कि आगे भी इन्हीं की बात होनी चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ कॉमा से स्टार्ट हुआ है कि वाइल कलेक्टिंग सप्लाईज फॉर द फ्लड विक्टिम, यहाँ तक ठीक है, बट द स्टोरेज फैसिलिटी वॉज इंस्पेक्टेड, यहाँ पर जो ये सेंटेंस यूज़ हुआ है ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए हमें वर्ब चाहिए जो कि पूरे सेंटेंस में हमें कहीं नहीं दिख रही है। तो हम इसको सीधा लिखेंगे कि द वॉलंटियर्स इंस्पेक्टेड द स्टोरेज फैसिलिटी। इसको उल्टा पैसिव में लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम सीधा लिखेंगे द वॉलंटियर्स इंस्पेक्टेड द स्टोरेज फैसिलिटी। और ये इम्प्रूवमेंट जो है वो कौन से पार्ट में होगा? ये थर्ड पार्ट में होगा। तो इतना था कि सिर्फ हमें द वॉलंटियर सब्जेक्ट दिख रहा था, लेकिन इसके लिए कोई भी वर्ब यूज़ नहीं हो रही थी सेंटेंस में। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो सेंटेंस यूज़ हो रहा है ये एक इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट वे में हो रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर उसको जो इम्प्रूव किया तो हमने वर्ब यूज़ की इंस्पेक्टेड द स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि वो पहले की बात कर रहा था। आगे देखते हैं। सी अपोलोजाइज्ड फॉर द डिले एंड प्रोमिस्ड टू सबमिट द रिपोर्ट्स। अपोलोजाइज्ड हमेशा जो फिक्स्ड प्रिपोजिशन लेता है वो होती है फॉर, ना कि ऑफ। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपोलोजाइज के साथ क्या आता है? फॉर आता है, ना कि ऑफ आएगा। तो इम्प्रूवमेंट है सेकेंड पार्ट में जो कि डी ऑप्शन है। और साथ में एक बात याद रखनी है कि अपोलोजाइज के साथ फिक्स्ड प्रिपोजिशन कौन सी आएगी? फॉर आएगी। हार्डली हेड द प्रिलिमिनरी रिव्यू है, सॉरी फिर से देखते हैं। हार्डली हेड द प्रिलिमिनरी रिव्यू बीन completed when the auditors noticed
that several financial projections was calculated using outdated parameters। अब जैसे हमने देखा था कि हार्डली से शुरू होने वाले सेंटेंस या स्केयरली या बेयरली के साथ शुरू होने वाले सेंटेंस में वेन का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। यहाँ पर कंजक्शन का यूज़ हुआ है देट का, यानी एक नया सब्जेक्ट आएगा हमारे सामने, सेवरल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन के साथ एस लगा हुआ है, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वॉज का यूज़ नहीं करेंगे हम, वर का यूज़ करेंगे। तो जब हमने देखा जो पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट है उसमें कोई एरर नहीं थी। फिर हमने देखा कि एक कंजक्शन यूज़ हुआ है दैट, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सेवरल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है, और उसके लिए हमने वर्ब का यूज़ किया, वर का, ना कि वॉज का, क्योंकि वर एक प्लूरल वर्ब है और वॉज एक सिंगुलर वर्ब है। तो एरर कौन से पार्ट में गिनी जाएगी? फोर्थ पार्ट में, ऑप्शन नंबर डी। इफ द गाइडलाइंस इज इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली, every participating institution will be required to update its database before the annual review begins। अब एरर तो इसमें पहले पार्ट में ही है कि इफ़ द गाइडलाइंस, अब गाइडलाइंस जो है वो तो प्लूरल है, तो हम यहाँ इस का यूज़ क्यों कर रहे हैं? हम यूज़ करेंगे आर का। आसान सवाल है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The coordinator carefully explained about the revised procedure to all the participants। वैसे एरर जो है हमारा फर्स्ट पार्ट में मिल चुका है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है। हमेशा याद रखना कि एक्सप्लेन्ड के बाद अबाउट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्सप्लेन्ड द रिवाइज्ड प्रोसीजर। ये जो कंडीशन बन रही है यहाँ पे सुपरफ्लोस कंडीशन बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर अबाउट का यूज़ नहीं करेंगे एक्सप्लेन्ड के साथ। एक्सप्लेन के बाद सीधा यूज़ होगा एक्सप्लेन्ड द रिवाइज्ड प्रोसीजर। तो एरर फर्स्ट पार्ट में। द नोवाइस प्रोग्रामर मेड अ ब्लंडर मिस्टेक इन द कोडिंग। अब यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक यूज हुआ है। ब्लंडर का मीनिंग खुद ही होता है बड़ी भूल या बड़ी मिस्टेक, तो इसके साथ भी मिस्टेक का यूज करना गलत हो जाएगा। तो हम केवल अब ब्लंडर ही यूज करेंगे, अब ब्लंडर इन द कोडिंग, ऑप्शन नंबर 2। तो द नोवाइस प्रोग्रामर मेड अ ब्लंडर इन द कोडिंग। ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती या बड़ी भूल, इसके साथ हम मिस्टेक का यूज़ नहीं करते। ये भी एक सुपरफ्लोस कंडीशन है। 25 सितंबर को सेम शिफ्ट में 2 सवाल देखने को मिले सुपरफ्लोस से, यानी एक ही शिफ्ट में सेम कॉन्सेप्ट वाले 2 सवाल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक्सप्लेन के साथ अबाउट का यूज़ नहीं किया जाता है, वो भी एक सुपरफ्लोस कंडीशन थी। Had the manager explained the policy clearly to the staff member, they would not have made so many confusion। वैसे अगर सवाल को देखें, सेंटेंस को देखें, तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है थर्ड वाला, जो हेड से शुरू होता है, तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे होता है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हालांकि एरर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सेंटेंस यहाँ तक सही है। अगर आगे हम देखें क्या लिखा हुआ है, सो मेनी कन्फ्यूजन्स, तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि जो कन्फ्यूजन्स है, कन्फ्यूज़न है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे एस हटेगा और इसके साथ मेनी का यूज़ नहीं करेंगे, हम मच का यूज़ करेंगे। तो जो सही फ्रेज बनेगा वो क्या बनेगा, सो मच कन्फ्यूज़न। सो मच कन्फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पे सो मेनी कन्फ्यूज़न गलत है। कन्फ्यूज़न एक अनकाउंटेबल है, नाउन है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में आएगा, एस के साथ नहीं आएगा, और इसके साथ हम मेनी का यूज़ नहीं करेंगे, मच का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 4। द मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटेड मेनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस ड्यूरिंग द मॉर्निंग। अभी बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए हम केवल यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन का। और इन्फॉर्मेशन का जो कभी भी प्लूरल इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, तो इसे हमेशा इन्फॉर्मेशन ही लिखे। और सेम कॉन्सेप्ट हर साल रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगले साल कुछ और आ जाएगा या कुछ नया बना देंगे। सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ें बार बार रिपीट होती है। ये जो वर्ड है इन्फॉर्मेशन, हर साल पूछा जाता है सेम कॉन्सेप्ट पे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हर साल पूछा जाता है। इसमें एस लगा के देता है वो एरर में,
फर्नीचर हर साल पूछा जाता है, कुछ भी नया नहीं पूछा जाता। अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हो मॉक्स पे या चीज़ों को बार बार एनालाइज करते हुए देखते हो तो आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। हम 75 क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स देखने को मिले, नाउन के जो सेम कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल सेंटेंस, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, 4 से 5 कॉन्सेप्ट पे लगातार एरर देखने को मिले। बस 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हम उन्हें देख के ये क्लास को ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट न्यू स्ट्रेटेजीज इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स सेल एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर बिक्री बढ़ाने के लिए हम सेल का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे सेल्स का, जो कि एक प्लूरल फॉर्म होता है। कंपनी क्या कर रही है, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर रही है सेल को बढ़ाने के लिए, तो बिक्री बढ़ा रहा है तो सेल्स का यूज़ करेंगे, ना कि सेल का। ऑप्शन नंबर 3। द मैनेजर अप्रिशिएटेड नॉट ओनली हर डेडिकेशन बट ऑल्सो फॉर हर इनोवेटिव आइडियाज। बार बार सवाल देखा है हमने कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक पेयर कंजक्शन है, इसके साथ दोनों के साथ जो पेयर होता है वो सेम होना चाहिए। ये समानता या पैरेललिज्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगर यहाँ पर नॉट ओनली के साथ हर डेडिकेशन यूज़ हो रहा है जो कि एक नाउन है, तो बट ऑल्सो के साथ भी एक नाउन का यूज़ होगा हर इनोवेटिव आइडियाज़। यहाँ पर फॉर का यूज़ गलत है, तो हम फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, 3rd। नॉट ओनली के साथ अगर नाउन लगा है तो बट ऑल्सो के साथ भी नाउन आएगा। नॉट ओनली के साथ एडजेक्टिव लगा है तो बट ऑल्सो के साथ भी एडजेक्टिव का यूज़ होगा। इसी को समानता का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ही सेल्डम इफ नेवर विजिट्स हिज फैमिली। अभी देखा हमने सेल्डम इफ नेवर नहीं होता है, सेल्डम और नेवर होता है। क्या होता है, सेल्डम और नेवर। कम से कम 3 सवाल आए हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, 3 से 4 सवाल, सेल्डम और नेवर। तो सेल्डम और नेवर, और एक और था सेल्डम इफ एवर। ठीक है, सेल्डम और नेवर, तो यहाँ पर इफ का यूज़ गलत है, और आएगा इसकी जगह पे। ऑप्शन नंबर 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, नाइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव सबमिटेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। कभी भी क्वेश्चन में दिया हो नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, तो इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब बनेगी, सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पर आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल नाउन बनेगा। तो नाइदर ऑफ हो या आइदर ऑफ हो, इनके साथ यूज होने वाली जो वर्ब है वो हमेशा बनेगी सिंगुलर। जैसे हमने देखा यहाँ पर नाइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स, तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब हैव का नहीं हैज का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द न्यू कोच वॉज मोर इफेक्टिव देन द प्रीवियस कोच एज इट ऑफर्ड बेटर स्ट्रक्चर एंड हेल्प्ड पार्टिसिपेंट्स स्टे फोकस्ड फॉर ग्रेटर पोर्शन ऑफ द डे। अब यहाँ पर द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द न्यू कोच, अब जो कंपेयर हो रहा है यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री लगी हुई है, मोर इफेक्टिव देन, तो कंपैरिजन जो हो रहा है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का हो रहा है, प्रोग्राम का कंपैरिजन हो जा रहा है। तो डायरेक्ट कोच का ही कंपैरिजन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट कोच से कंपेयर कर रहे हैं कि एक कोच का ट्रेनिंग प्रोग्राम दूसरे कोच से बेहतर है, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। तो एक कोच का ट्रेनिंग प्रोग्राम दूसरे कोच के ट्रेनिंग प्रोग्राम से बेहतर है, तो हमें यहाँ पर देन द प्रीवियस कोच को हटाकर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, देन डेट ऑफ द प्रीवियस कोच। क्या करना पड़ेगा, देन डेट ऑफ द प्रीवियस कोच।
तो समझ आया कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो सेम चीज़ों में कंपैरिजन होना चाहिए। यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में कंपैरिजन हो रहा है तो हम अगले भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का ही कंपेयर करेंगे, अगले कोच का भी। तो इसको द प्रीवियस कोच डायरेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा, इसको होगा देन डेट ऑफ द प्रीवियस कोच। ऑप्शन नंबर 2। कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको अच्छे समझना है तो आप फाउंडेशन बेस से अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। The unique challenges of the project, including its remote location and the unpredictable weather pattern, makes it successful completion। अब यहाँ पर makes जो वर्ब आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? स्टार्टिंग से देखते हैं कि द यूनिक चैलेंजेस, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, इंक्लूडिंग इट्स रिमोट लोकेशन, और एंड से लगा हुआ है तो ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ये भी ऑब्जेक्ट, और एंड से जुड़ा हुआ है तो ये भी ऑब्जेक्ट। फिर डायरेक्ट हमारी वर्ब आ रही है तो ये समझ आ गया कि जो वर्ब है ये यूनिक चैलेंजेस के लिए आ रही है। अब यूनिक चैलेंजेस जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट यूज़ होगा मेक, MEKE। ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। Did the expedition faced unforeseen challenges in the treacherous mountain terrain were evident from their delayed return and exhausted appearance। अगर हम स्टार्टिंग में देखें कि did the expedition faced unforeseen challenges, expedition faced unforeseen challenges, यहाँ पर चैलेंजेस को फेस करने की बात हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सवाल हम पहले कर चुके हैं? हाँ, इसको हम पहले कर चुके हैं। तो क्या है कि चैलेंजेस को फेस करने की बात हो रही है तो ये एक क्लोज है, और ये पूरा जो क्लोज है ये एक सिंगुलर क्लोज है या सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर के लिए हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। वर्क की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वॉस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो इन प्रीपोजिशन आया इसके बाद क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ आता प्रीपोजिशन के बाद। तो देट द एक्सपेडिशन फेस्ड अनफोर्सिन चैलेंजेस के लिए हम वॉस का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक पूरा जो क्लोज है ये एक सिंगुलर क्लोज है। तो हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। हम टोटल CGL 2025 के प्री में टोटल 82 एरर्स आए थे जो हम पूरे देख चुके हैं, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर चुके हैं इसके थ्रू। अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। इसके बाद हम फेज़ 13 में आए हुए जितने भी एरर्स हैं उन सारे एरर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं, जितने भी एरर्स आए हैं। और साथ में स्टेनोग्राफर में जितने एरर आए उसकी क्लास भी आपको पूरी मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट एरर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके बाद हम जितने भी इम्प्रूवमेंट आए हैं हम वो देखने वाले हैं, फीलर्स देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास रहेगी फेज 2025 में जितने भी एरर्स आए हुए हैं।